तो नमस्कार दोस्तों, आज हमारा और आपका इंतज़ार समाप्त होता है क्योंकि आज से हम कंटिन्यू जो अपनी क्लासेस को है शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले अभी हम जो कंटिन्यू क्लासेस चलेगी उसमें हम करंट अफेयर का टॉपिक पकड़ रहे हैं। यानी करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ है जो हर रोज़ आपको करना ही करना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो टॉपिक है ये तो हम हर रोज़ करते जाएंगे और इसमें मैं आपको 1 जुलाई यानी 1 जुलाई 2022 से जो जितना भी करंट अफेयर है 1 जुलाई से हम स्टार्ट करेंगे और आगे हमेशा के लिए ये क्लासेस चलती रहेगी। जब कभी समय ना दे पाए तो 2 या 3 दिन का भी कवर कर लिया करेंगे। बाकी जो बच्चे सब्जेक्ट है उसके ऊपर भी बहुत जल्दी हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे जैसे जैसे हमें समय मिलता है। फिर चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे मैथ हो, चाहे जीएस का क्वेश्चन हो, कंप्यूटर हो या साइकोलॉजी हो, हर एक जो सेशन है हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। बस उसके लिए हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है। आपने बस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करना है ताकि हमारा मनोबल बढ़े। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं आज की जो पहली क्लास है करंट अफेयर की। इसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में द मैकमोहन लाइन पुस्तक किसने लिखी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में द मैकमोहन लाइन किसने लिखी? इसका आंसर अगर आपको आता है तो वीडियो को पॉज करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं। फिलहाल मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, जे सिंह। इसका आंसर है जे सिंह। जे सिंह कौन है? ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। कौन? जे सिंह। अब बात यहां पर आती है द मैकमोहन लाइन। द मैकमोहन लाइन वर्ड सुनते ही आपके मन में क्या आना चाहिए? द मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? प्रश्न आ जाता है। तो यह रेखा किन दो देशों के बीच है? इंडिया और चाइना। किन दो देशों के बीच है मैकमोहन रेखा? इंडिया और चाइना। और जब हम रेखाओं की बात करते हैं तो अगर मैकमोहन रेखा इंडिया और चाइना के बीच है तो आप मुझे बताएंगे कि रेड क्लिफ रेखा जो है किन दो देशों के बीच है? तो रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है? यह है आपकी इंडिया और पाकिस्तान। आपने सिर्फ जो है मेरी आवाज पर ध्यान देना है। यहाँ पर मैं पूरा नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि वीडियो को शॉर्ट बनाना है, ज़्यादा लंबी वीडियो आप भी नहीं देख पाएंगे और मुझे भी परेशानी होगी बनाने में। तो इसलिए मैं सिर्फ बोलता जाऊंगा, आप वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बना सकते हैं। तो रेड क्लिफ रेखा किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कौन सा? डुरंड रेखा। डुरंड रेखा आपने सुनी होगी। डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच है? तो डुरंड रेखा आपकी है, ये क्वेश्चन दो प्रकार से बनता है। एक तो आ जाता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान। दूसरे तरीके से अगर ये ऑप्शन ना हो तो भारत और अफगानिस्तान। इसके पीछे कुछ स्टोरी है जो हमेशा मैं क्लास में बताता हूं कि क्या रीजन है कि ये दो प्रकार से क्वेश्चन बनता है। 3 रेखाएं हम पढ़ चुके हैं, मैकमोहन, रेड क्लिफ, डुरंड। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है 24वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? 24वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? अगर आप में से किसी ने ये क्वेश्चन नहीं सुना होगा तो ये रेखा भी किन दो देशों के बीच है? भारत और पाकिस्तान। जो गुजरात के आसपास ये रेखा जो है बनाती है या दो देशों को जोड़ती है या दो देशों को अलग करती है। समुद्री तट रेखा है जो गुजरात के आसपास आपको देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है 17वीं समानांतर रेखा। 17वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को आपस में जोड़ती है या किस किस के बीच है? तो ये जो रेखा है उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से जोड़ती है। 17वीं समानांतर रेखा क्या है? जो उत्तरी वियतनाम को क्या है? दक्षिणी वियतनाम से जोड़ती है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 38वीं समानांतर रेखा, 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को आपस में जोड़ती है? तो इसका आंसर होगा नॉर्थ कोरिया को किसके साथ जोड़ती है? साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया आपने सुना होगा। तो जो 38वीं समानांतर रेखा ये नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया के साथ जोड़ती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसी में बनता है कि एक आती है क्या? 49वीं समानांतर रेखा, ये किन दो देशों को आपस में जोड़ती है? तो ये है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए और किसको जोड़ती है? कनाडा या कनाडा।
दो देशों को आपस में जोड़ती है, यूएसए और कनाडा को। कौन सी? 49वीं समानांतर रेखा। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि जो एक हिडनबर्ग एक रेखा है, हिडनबर्ग, ये किन दो देशों को आपस में जोड़ती है? तो इसका आंसर होगा जर्मनी और पोलैंड। जर्मनी और पोलैंड, इन दो देशों को क्या है, ये रेखा हिडनबर्ग रेखा आपस में जोड़ती है। और यहां से हम लास्ट क्वेश्चन बनाएंगे क्या, अगली रेखा जो इसमें है मैगिनॉट, अगर आपने सुनी होगी मैगिनॉट। मैगिनॉट एक रेखा है जो जर्मनी को हम कॉमन लिख देंगे, जर्मनी, और किसको जोड़ती है? फ्रांस। ये दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैगिनॉट और हिडनबर्ग। इसको ट्रिक से हम कैसे बनाते हैं? हिडनबर्ग, हिडनबर्ग। इसमें क्या है, ये ड आ रहा है बीच में, हिडन ड, तो ड को हम पोलैंड का ड के साथ मैच करेंगे। जर्मनी दोनों में कॉमन रहेगा, हिडनबर्ग यानी जर्मनी और पोलैंड। जब आपको हिडनबर्ग का ड और पोलैंड का ड से याद आ गया तो अगला जो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, और इसमें हम कम से कम 20 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। हमारा यही तरीका रहेगा, एक क्वेश्चन से कम कई बार जब हम आगे से आगे लिंक करते तो कई बार 50-50 क्वेश्चन भी बन जाते। तो ये सबसे अच्छा तरीका है चीजों को लिंक करने का, एक प्रश्न के साथ 20-30 क्वेश्चन और ऐड होने का। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न योजना को शुरू किया? नाम से ही पता चल रहा है, यानी अर्न विद लर्न, सीखने के साथ साथ क्या है, कमाई भी, यानी ऐसी योजना है। किस राज्य सरकार ने शुरू की है? पॉज करके आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपना आंसर। तो ये किस सरकार ने किया? त्रिपुरा। त्रिपुरा, त्रिपुरा सरकार ने क्या है, अर्न विद लर्न योजना को शुरू किया है। अब है क्या ये योजना? इसमें आपको जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, तो इसमें सरकार ने फाइनल ईयर यानी कॉलेज में जो फाइनल ईयर के छात्र होते हैं उनके लिए ये स्कीम लाई है, प्लस उसके साथ जो है जो वर्कर है, आशा वर्कर होते हैं जो, उनको भी इस योजना में शामिल होने का मौका दिया गया है। एक्चुअल में जो अभी पिछले 2 साल में जो है कोरोना काल आपने देखा ही है, जिसने हर किसी को क्या है डरा दिया था। तो वैसे में त्रिपुरा में क्या हुआ कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं उनमें लगभग 9,000 बच्चों ने क्या है स्कूल को ड्रॉप कर दिया, स्कूल को छोड़ दिया। तब सरकार ने इस जो नुकसान को वापस उन बच्चों को लाने के लिए एक योजना बनाई, क्या, अर्न विद लर्न। अब इसमें क्या है, सबसे पहले तो आशा वर्कर प्लस फाइनल के जो छात्र है कॉलेज के, उनके लिए ये पता लगाना होगा कि क्या कारण रहा, एक्चुअली में क्या वजह रही जो इतनी भारी संख्या में बच्चों ने स्कूल छोड़ा। उसके बाद अगर इन 9,000 बच्चों में से एक भी बच्चा वापस लाते हैं, यानी तो उनके लिए क्या इनाम रखा गया है, 500 रुपए। अगर एक फाइनल का छात्र 10 बच्चों को वापस लाने में सक्सेस रहता है, सफल रहता है, तो उसे कितना अर्न होगा, 5,000 रुपए। तो यही क्या है, अर्न विद लर्न योजना। अब यहाँ पर क्या है, बात हो रही है किसकी, त्रिपुरा की। त्रिपुरा का आपको पता होगा, त्रिपुरा की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है, अगरतला, अगरतला। उसके बाद अगर यहाँ पर त्रिपुरा के सीएम की बात की जाए तो क्या है, मुख्यमंत्री का नाम आपको पता होना चाहिए, मणिक शाह। मणिक शाह कौन है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री। उसके बाद अगर राज्यपाल की बात की जाए तो राज्यपाल कौन है त्रिपुरा के, सत्यदेव नारायणा, सत्यदेव नारायणा। ये क्या है, गवर्नर ऑफ त्रिपुरा, सत्यदेव नारायण। ये था हमारा दूसरा प्रश्न। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश नाटो के तकनीकी सहयोग कार्यक्रम में शामिल हुआ। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, नाटो। अब नाटो से आप सभी को पता होगा, अगर आप करंट अफेयर के टच में रहते होंगे, कि जो यूक्रेन पर जो हमला हुआ है, यूक्रेन आज भी जो लड़ाई चली हुई है रूस वर्सेस यूक्रेन के बीच, उसका मेन कारण क्या है, नाटो। इस एक शब्द के पीछे पूरी की पूरी जो लड़ाई है वो
चल रही है और अभी भी क्या है, वर्तमान समय में भी क्या है, लड़ाई को लड़ा जा रहा है। ना यूक्रेन पीछे हट रहा है, ना ही रशिया पीछे हट रहा है। तो फाइनली क्या हुआ कि हाल ही में कौन सा देश नाटो के तकनीकी सहयोग कार्यक्रम में शामिल हुआ? तो आंसर होगा क्या? यूक्रेन। यूक्रेन अब किस में शामिल हुआ? तकनीकी सहयोग कार्यक्रम। ये क्या है? एक डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए एक पहल है, जिसके अंतर्गत ये क्या करेगा, यूक्रेन अपने डिफेंस सिस्टम को जो है मजबूत करेगा, अपनी सेना को और ज्यादा शक्तिशाली बनाएगा। तो अगर आप यहाँ पर बात यूक्रेन की हो रही है, सबसे पहले यहां से क्वेश्चन बनने का 100% चांस रहता है, क्योंकि करंट में चला हुआ है। यूक्रेन की कैपिटल आपको पता होना चाहिए, क्या है? कीव। यूक्रेन की कैपिटल है कीव। उसके बाद आपको यहां पता होना चाहिए कि कीव के जो राष्ट्रपति है कौन? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। काफी चर्चा में रहे थे ज़ेलेंस्की। ये क्या है? यूक्रेन के राष्ट्रपति। उसके बाद जो यहां से एक क्वेश्चन बनता है वो है ऑपरेशन गंगा। ये तो आपने हर किसी ने सुना होगा, ऑपरेशन गंगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ऑपरेशन गंगा क्या है, किससे संबंधित है? ये भी क्या है? यूक्रेन युद्ध से संबंधित है। यानी हमारे भारत के विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी यूक्रेन में फंसे हुए थे, भारत ने किस ऑपरेशन के तहत उनको वापस भारत लाया? वो था ऑपरेशन गंगा। यहां से ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहां पर बात चली है किसकी? नाटो। नाटो सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है? नाटो की फुल फॉर्म। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है स्थापना। स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। उसके बाद बात आती है इसके हेडक्वार्टर की। तो आप सभी को पता होना चाहिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल आपको पता होना चाहिए कहां पर है? ये बेल्जियम में। ब्रुसेल है आपका बेल्जियम। ये होगी नाटो का क्या फुल फॉर्म? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद स्थापना कब हुई थी इसकी? 1949। उसके बाद हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में। बात आती है टोटल मेंबर ऑफ कंट्री। टोटल मेंबर ऑफ कंट्री कितने इसमें कुल देश? 30 देशों से मिलकर क्या बना है? नाटो। अगर यूक्रेन शामिल हो जाता है तो कितने हो जाएंगे? 31। अभी किसमें शामिल हुआ है? तकनीकी सहयोग कार्यक्रम में। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किसे सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम सम्मान से सम्मानित किया गया? सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि ये चीज है क्या। सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम एक पुरस्कार है। पुरस्कार कहां का है? जापान का। जापान का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम। और ये किसे दिया गया? ये दिया गया जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे। किसे दिया गया? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे, जो कि अभी तक जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। अब अभी क्या है, इनकी मृत्यु हो चुकी है हाल ही में। और मृत्यु कैसे हुई? एक रैली को संबोधित करते हुए इन्हें क्या है? गोली मारी गई थी। तो जिसके कारण इनकी क्या है? मृत्यु हो गई थी। और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है जापान के क्या है? सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किस राज्य के एक व्यक्ति में EMM नकारात्मक आवृत्ति वाला A पॉजिटिव ब्लड वाला एक अनोखा ब्लड ग्रुप मिला? करंट अफेयर का प्रश्न है। सबसे पहले हाल ही में किस राज्य? तो राज्य वह कौन सा है? गुजरात। हुआ क्या कि गुजरात का यह व्यक्ति बीमार हुआ। बीमार होने के बाद हॉस्पिटल में दाखिल हुआ, जहां पर इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई।
अब मृत्यु के बाद जब इनका पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें पाया गया कि EMM नकारात्मक आवृत्ति वाला क्या है, इनके अंदर ब्लड ग्रुप कौन सा मिला, ये वाला। और ऐसा ब्लड ग्रुप मिलने वाले ये भारत के पहले व्यक्ति थे। और विश्व में अभी तक ऐसे कितने लोग मिले पाए गए हैं, 9, और इनको मिलाकर कितने हुए, 10। इसलिए ये प्रश्न क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए बात हो रही है किसकी, ब्लड ग्रुप की। तो आपको पता होना चाहिए कि सामान्यतः ब्लड ग्रुप की संख्या कितनी होती है, या ब्लड ग्रुप के कितने प्रकार होते हैं। टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, 4 टाइप, यानी 4 प्रकार के क्या है, ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। कौन कौन से, ए बी और लास्ट हमारा O। ये हमारे सामान्यतः 4 मेन ब्लड ग्रुप है, 1 2 3 4। जितने भी लोग हैं उनके अंदर क्या है, इनमें से ही आप सबको जैसे अपना अपना ब्लड ग्रुप पता होगा, किसी का ए है, किसी का ए बी पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये क्या है, 4 ग्रुप है। अब क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले क्या है, जो रक्त समूह की खोज है किसने की थी। तो अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें। तो ये थे कौन, लैंडस्टीनर, यानी कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या है, ब्लड ग्रुप की जो है खोज की थी। उसके बाद यहां से पहला प्रश्न बनता है कि एक होता है सर्वग्राही, एक होता है सर्वदाता। सर्वग्राही होता है जो सबसे क्या है, ब्लड को ले सकता है। सर्वदाता होता है जो सबको क्या है, ब्लड दे सकता है। सर्वदाता यानी ब्लड डोनेटर, और सर्वग्राही यानी ब्लड एक्सेप्टर, जो एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसमें क्या है, सर्वग्राही जो ब्लड ग्रुप है कौन सा है, A+। और सर्वदाता जो सबको दे सकता है वह है O+। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सर्वग्राही और सर्वदाता। हमेशा इसमें क्या है, कंफ्यूजन रहती है। तो ये प्रश्न जो है आप नोट कर लें। उसके बाद अगर इस प्रश्न को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, क्योंकि बात हो रही है किसकी, ब्लड की। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, रक्त एक क्या है, तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक, ब्लड क्या है, तरल संयोजी ऊतक। दूसरा प्रश्न यहां से बनता है, मानव शरीर में कुल रक्त भार कितना होता है। मानव शरीर में कुल रक्त भार, देखो अगर तो प्रतिशत में आ जाए तो हमारी पूरी बॉडी का कितने प्रतिशत, 7%। 7% क्या है, हमारी कुल बॉडी का भार का 7% क्या होता है हमारे अंदर, ब्लड। नहीं तो आप 5 से 6 लीटर, दूसरा ऑप्शन ये आपको मिल सकता है। उसके बाद यहां से अगला प्रश्न एक बन सकता है, रक्त का पीएच मान। रक्त का पीएच मान कितना होता है, इसकी वैल्यू होती है 7.4। अगर हम बात करें रक्त के पीएच मान की तो कितनी वैल्यू होती है, 7.4। और अगला क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं। अगर रक्त के अध्ययन की बात करें तो हीमोटोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हीमोटोलॉजी क्या है, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है, हीमेटोलॉजी। उसी के साथ लास्ट जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, रक्त का निर्माण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो ये होता है आपका अस्थि मज्जा। रक्त का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा। तो ये हमने आज लगभग 100 से 150 क्वेश्चन कंप्लीट किए इन 5 प्रश्न के अंदर। तो इसका रिवाइज जरूर कर लेना और नोट्स जरूर बना लेना। इसी के साथ जो पिछली वीडियो हमने पहली वीडियो बनाई थी, इंट्रोडक्शन ऑफ लक्ष्य डिफेंस एकेडमी सतौर, उसमें जो कमेंट में पढ़ रहा था उसमें दिनेश रोहिला जी का सबसे अच्छा कमेंट था, उनके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा राहुल पुंडेर, जिन्होंने इस चैनल के लिए बहुत अच्छा काम किया, बहुत अधिक शेयर किया, साथ ही स्क्रीनशॉट देते रहे, बहुत अच्छी मेहनत उन्होंने की, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आप भी कोई अच्छा सा कमेंट करते हैं और सब्सक्राइबर करवाते हैं, उसके स्क्रीनशॉट हमें भेजते हैं, नंबर नीचे आपको दिख रहा होगा, तो आपका नाम मैं यहाँ पर अनाउंस करूँगा। बाकी आपसे यही गुजारिश है, जब तक हमारा ये परिवार बड़ा ना हो जाए तब तक हमें आपकी बहुत ज़रूरत है और हमेशा रहेगी।
और आज एक और कमिटमेंट कर रहा हूँ, यानी ये आपको सरप्राइज है। हमने टारगेट रखा है 3 महीने का। हमने 11 जुलाई को क्या है, 11 जुलाई को फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था। 3 महीने का हमने टारगेट रखा है 1K, यानी 1000 सब्सक्राइबर प्लस 4000 घंटे वॉचिंग टाइम हमें जो है हर हालत में करना है। तो ये हमारा क्या है, पहला टारगेट है और इसे हम इससे पहले ही अचीव करेंगे। और इसी के साथ जैसे हमारा ये टारगेट कंप्लीट होता है तो 11 अक्टूबर या इसके आसपास हम जो है आप सबके लिए इनवाइट करेंगे और यहाँ पर जो है एक आपके लिए पार्टी रखी जाएगी छोटी सी। तो ऐसे बहुत सारी हम आगे आपको जो है प्रपोजल देते जाएंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए और हम और ज़्यादा अच्छा इसको करने वाले। अभी जैसे जैसे हमारे पास शॉर्ट्स उपलब्ध होते हैं इसको और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।